देश के बाहर भी ऐसी चुनौतियां या ताकतें हैं जिनसे देश लड़ रहा है, देश के भीतर भी ऐसे लोग हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। क्यों ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा? क्योंकि आजकल दुनिया भर में जो हो रहा है वो सब तो हम जानते ही हैं। बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कहां कहां युद्ध छिड़ा हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री ये इशारा करना चाहते थे कि जो बांग्लादेश में हुआ या जिन ताकतों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया, ऐसी ताकतें भारत में भी कुछ प्रयासरत हैं? क्या भारत में ऐसे लोग हैं जो ऐसी ताकतों को और हवा दे रहे हैं या उसको मजबूत कर रहे हैं? इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के अंदर अराजकता फैले, ये कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनको देश की तरक्की पसंद नहीं है। सुनिए आप प्रधानमंत्री की बात। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। देश के कुछ लोगों की गोद में पल रही विकृति देश के अंदर अराजकता पैदा कर सकती है। किसके लिए कह रहे हैं? देखिए सरोज जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी किसके लिए कह रहे हैं, और ऐसा हुआ भी। अगर आप पिछले 10 साल भी अगर देखोगे तो जब सेना से हिसाब मांगा जाए, जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जाए, तो फिर विपक्ष जब ये बात करेंगे तो पाकिस्तान भी कहता है कि भाई आपका ही विपक्ष कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, सेना सबूत दे तो हम मानेंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री उस बात के लिए इंगित कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री पहली बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के दूसरा संबोधन दिया था तब उन्होंने कहा था, तब उनका ऑफिशियल बयान था कि भाई पहले हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, अब ऐसे देश के अंदर ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो अंग्रेजों का समर्थन करते रहे, तो हमें बाहर भी चुनौती और अंदर भी चुनौती मिलती रही। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस बात का 77 में जिक्र किया था, 75 के अंदर आपातकाल लगाने के पहले जो उन्होंने 15 अगस्त का भाषण दिया था कि देश के अंदर मैं अराजक तत्वों से लड़ रही हूं जो सत्ता को बेदखल करना चाहते हैं, वो विदेशी ताकतों का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जब भी रहते हैं देश के, तो उनको लगता है कि कोई अगर कोई इस तरह के काम कर रहा है तो देश विरोधी। और निश्चित रूप से 10 साल के अंदर जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से हमें पता है कि किस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किस तरीके से जॉर्ज सोरोस देश के अंदर कर रहा है, किस तरीके से विपक्ष का एक बड़ा तबका लगातार बाहर बैठकर देश के आंतरिक मामलों के अंदर और देश की इकोनॉमी को कम करने के लिए क्या कर रहा है। राहुल गांधी के तो सलाहकार सेम पेपोद्रा बैठ के यही काम करते हैं। जॉर्ज सोरेस क्या काम करते हैं? जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाते हैं, चीन में बैठक करके आते हैं, अमेरिका में कई भाषण देकर आते हैं, तो जिस तरीके से वहां जिक्र करते हैं तो ये बताता है ना कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी को लेकर किस तरीके से विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे बहुत चर्चा ये चल रही है, ये बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में हो सकता है क्या? बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं कि हाँ भारत में भी मुमकिन है ऐसी परिस्थिति। वो बयान आया ना सर, सलमान खुर्शीद का वो बयान इसी संदर्भ में आया क्या था। आपको लगता है प्रधानमंत्री वो भी वही कॉन्टेक्स्ट है जो वो बताना चाहते हैं? बिल्कुल वो भी था। प्रधानमंत्री तो बड़े मामले में बता रहे थे कि हर मामले के अंदर जिस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश होती है, जिस तरीके से देश में अराजकता बढ़ाने की कोशिश होती है, जिस तरीके से बांग्लादेश की घटना को भारत से जोड़कर और भारत के अंदर एक असामाजिक माहौल क्रिएट करने की स्थिति होती है, देश के अंदर उपद्रव करने की जैसे कि धमकी दी जाती है। राहुल गांधी के कई बयान आए, सलमान खुर्शीद के इस तरह के बयान आते हैं। और कांग्रेस के अलावा जिस तरीके से पार्टियां एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती है, ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरे अपने कार्यकाल में अगर देश को तीसरी इकोनॉमी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैसे एक वर्ग है जो ये कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को रोका जाए। नया क्या है कि प्रधानमंत्री के बयान में जब उन्होंने कहा कि हमें देश के बाहर से भी चुनौती है, और उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, मतलब जो उन्होंने इंडिकेट करा है, वो ये किया है कि देश के अंदर किस तरीके से जाति के आधार पर देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है, जात पात पर तोड़ने की देश को राजनीति हो रही है। उसकी तरफ उनका इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं जब, क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि देश के बाहर से किससे चुनौती है। भाई हमको हर्षवर्धन जी, वो चाइना के लिए कह रहे हैं, अमेरिका के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं वो डीप स्टेट के लिए कह रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा, जो शेख हसीना ने कहा था। देखिए, अगर तात्कालिक संदर्भ में देखेंगे तो डीप स्टेट के लिए कह रहे हैं,
क्योंकि सीधे तौर पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ये बात नहीं कहेगा, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, और बांग्लादेश को नहीं, बांग्लादेश से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेरिका से जिस तरह की चीजें चली, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर बोले थे भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश इससे बेखबर हैं। यानी साफ साफ वो कह रहे थे कि आइए हस्तक्षेप कीजिए। उसके बाद जब इस पर लोगों ने उंगली उठाई कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो भारत की जो सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता पे हमला है, तो तुरंत कहा गया कि नहीं नहीं, कोर्स करेक्शन किया गया शब्दावली का, लेकिन उसके बाद दूसरी तरह से उसको कहा गया। ये सबसे बड़ा खतरा इस लिहाज से भी है कि वो लिबरल के तौर पर, वो फ्री स्पीच के तौर पर, क्योंकि ये सारी सुविधा चीन के नैरेटिव वालों को नहीं। चीन तो वैसे ही डिक्टेटर है, चीन तो वो अपने आप को नया एक टर्म उन्होंने कॉइन किया है, वन पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब ये भी बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन वो कहते हैं कि वेस्ट की 2 पार्टी या मल्टी पार्टी है, हमारी 1 पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब उनका डेमोक्रेसी अलग है। कम्युनिस्टों की डेमोक्रेसी खैर ऐसे ही थी, किम जोंग उन एक ही तरह का बाल, तो वो ठीक है, वेरी डेमोक्रेटिक। वो उससे बढ़िया डेमोक्रेसी क्या होगी, सब एक तरह रहते हैं। लेकिन भारत को भी खतरा किससे? भारत को खतरा है जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल फ्री स्पीच वाले हैं, उनके नेक्सस से। और उस नेक्सस को सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अमेरिकी डीप स्टेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत दुनिया का ऐसा देश है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की हिमायत करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, और जो आज भारत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जो निकले शब्द हैं, हमारा 1000 वर्षों का इतिहास है, हम किसी से कुछ छीनते नहीं, किसी को तोड़ते नहीं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते। नहीं, अच्छा याद दिलाया उन्होंने, कहा हम किसी के लिए खतरा नहीं है, किसी के लिए खतरा नहीं, हम क्यों बोले प्रधानमंत्री? नहीं, इसीलिए बोला ये, क्योंकि दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं ना। आप अगर इसको ध्यान से देखें, और बार बार ये बात याद रखनी चाहिए कि ईरान जैसा देश 1979 में, 1 फरवरी 1979 में जब आयतुल्लाह खोमैनी आए पेरिस से तेहरान, तो उस वक्त भी तो वही था, वहां भी तो तख्ता पलट जैसी स्थिति हुई थी। खोमैनी सारे समय अमेरिका विरोधी रहे, और खोमैनी जब गए थे तो उनका पहला मैं पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं भी भूल गया था कि वो ये कह के गए थे, उन्होंने वॉशिंगटन ये संदेश भिजवाया कि ऑयल को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। और आज देखिए जो मोहम्मद यूनिस आए हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर, पूरे समय बाहर विदेश रहे, और उनकी भी जो फ्लाइट आई है वो पेरिस से ही आई है। तो सब बहुत तार साफ साफ जुड़ते हैं। तो डीप स्टेट के काम करने का अपना तरीका है। भारत युद्ध मुक्त दुनिया चाहता है। भारत जो छोटे छोटे देश हैं, जो 194 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन सब की आवाज चाहता है। अमेरिका कुछ संस्थाओं के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात लगी कि क्यों उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी के लिए खतरा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ। नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना, कि जैसे बांग्लादेश में जिस तरह से अभी हुआ, डीप स्टेट के थ्रू जिस तरह की अराजकता हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब भारत का इतिहास देख लीजिए ना, इसमें नरेंद्र मोदी नहीं, 1000 साल की बात वो कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी तो 1000 साल से नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की राजनीति में ये नहीं रहा कि कभी, आज भी आप अमेरिका और रूस के बराबर नहीं मानते होंगे, मान लीजिए भारत को पावरफुल, लेकिन 150 देश तो हैं जिनसे ज्यादा ताकतवर है भारत। क्या हम किसी भी देश को तोड़ने की या कोई अराजकता फैलाने की या उस तरह की सत्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक इशारे की जरूरत है कि हम कर सकते हैं। आज की तारीख में इतनी पावरफुल तो है ही भारत देश, लेकिन हम नहीं कर रहे। वो जो तो बात कर रहे हैं ना, डीप स्टेट का मतलब क्या है कि उनके मंशा ही ये होती है कि जो पावरफुल है उसे कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है। तो सबसे बड़ी परेशानी इंडिपेंडेंट से होती है। आप किसी के साथ हैं तो फिर तो साथ है ही। और आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जब बुद्ध की बात बार बार वो करते हैं, तो वो बुद्ध की बात पुतिन के सामने भी कर रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो एक पूरी सोच समझ है, लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग ये अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। और उसमें खासतौर से जब आप बाहर जाकर डीप स्टेट के साथ या जो और लोग हैं उनके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं। ये भी तो मान लीजिए कल को कांग्रेस की सरकार हो, हाँ। पीछे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जी, तब भी ऐसा तो नहीं कि मोदी जी रूस के साथ और अमेरिका के साथ दोनों बराबर चल रहे हैं। मनमोहन सिंह भी चले, हाँ, तो आपने न्यूक्लियर डील भी किया और सब कुछ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भारत का तो इतिहास ही रहा ना। मैं तो कह ही रहा हूँ कि 1000 साल नरेंद्र मोदी तो नहीं थे ना। नहीं, पर नरेंद्र मोदी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि अब आप ज्यादा ताकतवर बने, ज्यादा इंडिपेंडेंट बने। पहले हम लोग साथ थे, लेकिन हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। एक फर्क आया है मनमोहन सिंह सरकार में और नरेंद्र मोदी सरकार में कि पहले हम, एक जमाना था कि पहले हम रशिया के साथ रहे,
फिर अमेरिका के साथ आए, फिर हुआ कि हम उससे पहले हम नॉन अलाइन मूवमेंट में लगे रहे, नेम में जब थे नेहरू जी के वक्त में, फिर उसके बाद रशिया के साथ आए, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ आए, फिर हमने दोनों के साथ एक बराबरी भी, तुम भी नाराज मत हो, आप भी नाराज नहीं हो, वो कोशिश की। अब नरेंद्र मोदी ने कहा आपको नाराज होना है तो आप होइए, आपको नाराज होना है तो आप नाराज होइए, हम अपना जो तरीका है उससे रहेंगे। और उसमें दोनों को समझ में आया कि नहीं, इनके साथ ऐसे ही चल रहा है, ये फर्क आया। हम दोनों के साथ बराबरी का बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन पहले हम दोनों को मनाने की कोशिश, भैया आप भी नाराज मत हो जाना, आप भी नाराज मत हो जाना। खतरा बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला बड़ा है? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मोदी जी जब कह रहे हैं कि 1000 साल से हम किसी के लिए खतरा नहीं रहे, उसमें यह भी निहित है देश के लिए कि 1000 साल से हमारे को खतरा उत्पन्न करके देश को किस परिस्थिति में पहुंचा दिया गया। ये मत भूलिए कि उस 1000 साल पहले से जो इस देश में हुआ है, इस देश के धर्म की, संस्कृति को और देश का विभाजन हुआ है, और कैसे हम फिर भी खतरा नहीं बनते थे, हम पर खतरे होते रहे और अंग्रेजों तक आ गए। हम तो शांति का पाठ पढ़ते थे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो बता रहे थे कि भारत कौन है। अब दूसरे विषय पर आते हैं। देखिए, जब मैं बार बार कहता हूं कि ये बदला हुआ भारत है, ये अपने देश के अंदर और देश के बाहर, तो उसकी तस्वीरें दिखाई पड़ती थी। जब 28 सितंबर 2014 को जो लोग उस समय नरेंद्र मोदी जी का पहला प्रधानमंत्री के रूप में जो अमेरिका की यात्रा थी, और न्यूयॉर्क में जब वो खड़ा हुए भारतवंशियों के बीच, कहा उन्होंने कि अब भारत उठकर खड़ा हो गया है दुनिया का नेतृत्व करने के लिए, दुनिया सुन ले। अमेरिकी भूमि पर विवेकानंद के बाद और आज की हालत में कोई जाके कहे कि लीडर के रूप में भारत खड़ा हो रहा है, आपको लगता है कि इसको सहन कर लिया जाएगा? इसके देख ली कैसे कैसे हो रहा है। इस समय की परिस्थिति यह है कि बांग्लादेश की घटना में एक सभ्यताओं का संघर्ष सामने आया है, जिसमें डीप स्टेट, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अल्ट्रा नौ वामपंथ और जिहादी एलिमेंट्स दोनों एक साथ, और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सब एक साथ मिलकर के इस समय वहां काम किए हैं। आगे इनके बीच अंतर संघर्ष होगा, लेकिन सब मिलकर काम किए और इनके प्रभाव पूरी दुनिया में है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद एक अपने हिसाब से नई विश्व व्यवस्था की कल्पना की थी कि हम तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मार्केट हमारे हाथों में होगा। वो लगभग नहीं रहा उस रूप में। भारत, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन तो खैर दूसरा, वो सब खड़े हो गए हैं। अब एक नए प्रकार का जो इस समय नियो जो है, नौ वामपंथी खड़े हुए हैं, जिनका की जगह जगह जिहादियों से भी जिनके कहीं कहीं साठगांठ हो रहा है, उनका वो कमिटमेंट नहीं है। वो मानते हैं कि अब क्रांति करके सत्ता नहीं बदलेंगे, हर देश में ऐसे से वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को ढूंढो, उनको अलग अलग तरीके से खड़ा करो, और वो आपको खड़ा होते हुए देश में दिखाई। हमारे देश में है ऐसे लोग बिल्कुल। अरे भाई, एक से एक है। आप इस देश में जब पिछले 4 सालों से आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल आप अग्निवीर का मैं उदाहरण दे रहा हूं, 5 मिनट के अंदर रेलवे की बोगियां जल रही हैं, थाने जल रहे हैं। ये ट्रेन लोग कहां से आ रहे हैं, इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? और जो कुछ इस समय जॉर्ज सोरोस का हम नाम में रहे, तो इसलिए बड़े खतरे हैं। लेकिन मैं कुल मिला के कहूंगा कि मोदी जी का भाषण जो रहा है, वो अंततः जो है वो सकारात्मक भाषण रहा है। ठीक है, कि इससे हम जीत कर निकलेंगे। नहीं, कुछ बातें एक कविता सुना देता हूं, फिर गड़बड़ा जाएगा। सुनाए क्योंकि देखिए, ये आज जो कह रहे थे ना कि भाई हम सबका दिल भी जीतेंगे, लेकिन केवल दिल ऐसे नहीं जीतता है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके ऋतुमान मर्दन। तो उसी के लिए जैसे वो ये दिनकर जी की एक कविता मैं पढ़ देता हूं। हमारे देश में सकारात्मक वातावरण बनना चाहिए कि अब विजय के लिए देश खड़ा हो गया है। वह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अब बाद में जो कह रहे हैं कि यदि 140 करोड़ खड़ा हो जाओ। जिस मिट्टी ने लहू पिलाया, जिस मिट्टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही, अंबर बन पर घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अब भारत को जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला सवाल भारत एक ही है सर, इसमें कविता बहुत सुंदर है। मंजिल पर मोदी जी पहुंचा देंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? अरे सर, भारत के लोग क्या करें देश में? वो नेतागिरी छोड़ दे अपनी। इसका भी जवाब दे रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त ने भारत के बारे में, राहुल गांधी मोदी जी के पीछे लग जाए। अरे राहुल गांधी छोड़िए, स्वतंत्रता दिवस है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां। भारत सुनिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य
माने पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों में किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन भारतवर्ष है नाम नहीं यह देश का, यह शील है भूमंडल का। तो यह भूमंडल का शील है ये, और शील के रूप में खड़ा हो रहा है। आपको देखिए, पसंद नहीं आया, मैं छोटे राहुल स्तर गांधी के- की बात कर रहा हूं। देख भाई, देश तो बीजेपी का भी उतना ही जितना कांग्रेस का है आज इस समय, अब मैं स्वतंत्रता दिवस के उन दिन दोनों मैं- की, लेकिन परिकल्पना अलग। वो दोनों बताते नहीं भारत ऐसा मैं है, चाहता हूं असली कि- भारत ऐसा है। सुनिए, मैं ये चाहता हूं कि सौरभ शर्मा जो पत्रकार के रूप में बीच बीच में हम लोगों को भी उकसाते हैं, वो आज हम लोग एक सकारात्मक नोट के साथ कि भारत इस समय, नरेंद्र मोदी जी यही कह रहे थे कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरान्य निभोत, सबके अंदर जो वो भारत का भाव है उसको लेके खड़ा हो, और देश को हम बदलने की शक्ति रखते हैं, और हमने बदला है ये भी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी ये कुछ तो आएंगे ना भाई, तो नहीं बाधाएं तय हो पा आएंगी। रहा है ना। मोदी जी बदल के जो बनाना चाह रहे हैं वो अच्छा है, एक लाइन या सर, जो सर, मैं पहले एक था लाइन वो बोल अच्छा देता था। हूं। 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का आह्वान कर रहे हैं, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री मोदी कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास से बनेगा, हो सकता है विपक्षी सरकार बने, कोई दूसरा बने। मेरा मकसद कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया कि 2047 में विकसित भारत बने, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भारतीय जनता पार्टी अपने लिए थोड़ी किया, वो देश को विकसित देखना चाहते हैं। सभी सरकारों को काम है, जो भी सरकार आएगी वो देश को विकसित बनाना चाहती है। तो प्रधानमंत्री जो मोदी का जो आह्वान है उसमें विपक्ष भी अपना सुर मिलाए, और आपको मालूम है 2047 कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आजकल क्या कहती है, आपको पता है? शैडो प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। देखिए, वो तो कहा अरे हुआ वो है कि कभी विपक्ष- शैडो से बाहर आएंगे ना सर, देखिए- वो भी कुछ करेंगे ना। देखिए, अब 10 साल के बाद शेडो प्राइम मिनिस्टर बनने की स्थिति उनकी आई है। 10 साल विपक्ष का नेता पद नहीं था, अब मिला है, तो अब उनको लग रहा है कि अब मैं यहां तक आ गया हूं। मुझे लग रहा है कुछ तंज करना चाह रहे हैं, कर ले। नहीं, तंज नहीं है, बस मैं ये कहूंगा, देखिए लोकतंत्र में कई शब्दावली होती है, तो शैडो पीएम भी कह दिया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को, लेकिन बचना चाहिए उससे, क्योंकि व्यक्ति की छाया छाया रहती है, व्यक्ति रहता है। वैसे तो राहुल शैडो गांधी- शैडो रह जाता है। देखिए, शैडो राहुल प्राइम गांधी मिनिस्टर को जो है मैं वो आपको भी कह वेस्टमिनिस्टर रहा का हूं। सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और वैसे सबसे पहले शैडो प्राइम मिनिस्टर का शब्दावली लालकृष्ण आडवाणी जी ने यूज किया था। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, जब वो चलो जी। विपक्ष के ब्रेक नेता लेते हैं, इस पर भी हम लोग आगे बात आडवाणी करेंगे। जी ये शैडो रह गए। ये कॉन्सेप्ट बहुत एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर देश का कोई वित्त मंत्री है तो इधर विपक्ष में भी एक कोई वित्त मंत्री को एक कोर होगा जो वित्त मंत्रालय की नजर रखेगा। ऐसे शैडो हर मिनिस्टर का मतलब है नजर रखना। हर विभाग पर नजर रखने वाला। हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी नहीं, ये चर्चा हमारे यहाँ भी होती नहीं है सर।